जापान दौरा समाप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना। इससे पहले पीएम मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। पीएम मोदी ने दिवंगत शिंजो आबे को किया याद। तमाम गणमान्यों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने दी शिंजो आबे को श्रद्धांजलि। जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जापानी समकक्ष फूमियो किशीदा के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं ने भारत जापान रिश्ते और मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता। फूमियो किशीदा ने जापान यात्रा के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का किया उद्घाटन। क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान दक्षिण क्षेत्र की भी रखी आधारशिला। राष्ट्रपति सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भी हुई शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन KRIC कॉलेज द्वारा निर्माणाधीन 750 बेड के आधुनिक अस्पताल का किया शिलान्यास। अमित शाह ने GTU के नए भवन का भी किया शिलान्यास। PFI के ठिकानों पर फिर कार्रवाई। दिल्ली, यूपी समेत 8 राज्यों में PFI के ठिकानों पर छापेमारी। PFI के 160 से भी ज्यादा वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। शिवसेना पर अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे गुट को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही से रोक हटाई। और बीते जमाने की प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख के अभिनय को सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। इस साल 30 सितंबर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान उन्हें दिया जाएगा यह पुरस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से जुड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार आयोजन में शिरकत की। पीएम मोदी ने अपने संदेश में आबे के साथ रिश्तों को याद कर एक अपूरणीय क्षति करार दिया। उन्होंने दिवंगत आबे की पत्नी से भी मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन। दुनिया के 48 देशों के राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि और नेता शोक संवेदना जताने और आखिरी विदाई देने टोक्यो पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भारत की ओर से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए शोक व्यक्त किया। जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज़्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबे शान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। टोक्यो के बुडोकॉन में इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिंजो आबे की 8 जुलाई को जापान में ही एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत के साथ सहज लगाव और वैश्विक बहुउद्देशीय मंचों पर साझेदारी जग जाहिर था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे का आपसी विश्वास भी एक राजनयिक कूटनीतिक रिश्तों से आगे था। दोनों नेताओं की आपसी समझ साझेदारी की वजह से ही दोनों देशों के रिश्ते 2+2 तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी चाहे जापान दौरे पर गए हों या फिर शिंजो आबे भारत के दौरे पर आए हों, दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच जो सहजता, विश्वास और आत्मीयता दिखी, उसका असर भारत जापान के रिश्तों पर भी दिखाई दिया। दोनों देशों के बीच जारी रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक साझेदारी के साथ ही सांस्कृतिक रिश्तों को भी नए आयाम मिले। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां राजकीय अंतिम संस्कार में शिरकत की, तो वहीं उन्होंने दिवंगत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी आकी आबे से भी मुलाकात कर शोक जताया। जापान से अरुण शर्मा और रवि धीमान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा से टोक्यो में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के योगदान को याद किया। दोनों नेताओं ने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में काम करते रहने की भी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष फूमियो किशिदा से द्विपक्षीय मुलाकात की। टोक्यो में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने में दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया गया। पीएम मोदी और पीएम किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत और व्यापक करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते रहने की बात कही। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भारत जापान साझेदारी को मजबूत करने और एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के नजरिए को आगे बढ़ाने में जापान के पूर्व पीएम दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया। भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इस सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान आने पर पीएम मोदी का आभार जताया। जापानी प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वो भारत जापान रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करते रहेंगे। स्वर्गीय आबे शिंजो के राजकीय शोक सभा के लिए आने पर धन्यवाद। इसके अलावा पूरे भारत में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक रखे जाने पर भी धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी, आपने पूर्व प्रधानमंत्री आबे के साथ जापान भारत संबंध को नए स्तर तक पहुंचाया। ऐसे राजनयिक उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत को साकार करने के लिए मैं आपके साथ निकट सहयोग करता रहूंगा। वार्ता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों और संस्थानों में मिलकर काम करते रहने की बात भी कही। टोक्यो में रवि धीमान और अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। टोक्यो में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत उपयोगी रही। हम विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जापान यात्रा को संपन्न करके स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शिरकत की और साथ ही उन्होंने अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने कर्नाटक दौरे के दौरान सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। छात्रों को अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश निर्माण और देश का विकास केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए जरूरत है कि हम छात्रों को शिक्षा के माध्यम से इतना काबिल बनाएं कि वो आने वाले समय के अनुसार योग्य बन सकें।
education is the most potent means for social transformation. Our universities have to play the role of change agents. It is the responsibility of educational institutions to train and equip the students in such a way that they are prepared for the demands of the future. In short, the students have to be made future ready. और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण सुविधा ICMF का उद्घाटन किया। और बुलेटिन में हम आगे देखेंगे कुछ और खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचार। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस बार विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम टूरिज्म रीथिंकिंग यानी पर्यटन पर पुनर्विचार रखा गया है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्ष 2018-19 का राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। Tourism is an industry that gives spinal strength to our economy. It generates work for human resource. It allows you to enhance your skills. There is an urge to look beyond our frontiers when it comes to tourism. और अब अगली खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने गांधीनगर में स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। इसके अलावा राजनीतिक दलों के साथ बैठकें भी की गईं। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। The state has 33 districts और state's population is roughly 6 crores on the basis of 2011 census. And गुजरात राज्य में विधानसभा का कार्यालय 12 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है और राज्य में 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, जिसमें से 17 SC और 23 ST/SCs हैं, के लिए चुनाव होना ड्यू है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त मीन्स एब्सोल्युटली इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर भी गुजरात से ही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षा के बाद अगर कार्य करने का अवसर नहीं मिलता तो शिक्षा का फायदा नहीं होता। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज न केवल देश आर्थिक रूप से सक्षम बन रहा है, बल्कि दुनिया में आज हम 11वें नंबर से 8वें नंबर पर आ गए हैं। आपकी शिक्षा का माहौल नहीं होगा, इसका उपयोग का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो आप पढ़कर क्या करोगे बताओ? कर सकते हो कुछ? अरे चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आपके भविष्य के लिए मोदी जी ने अनेक संभावनाएं तराश कर रखी है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, भाइयों बहनों मेरी बात ध्यान से सुनना। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, हमारा देश दुनिया की इकोनॉमी के टेबल में 11वें नंबर पर था, मगर वो 11 नंबर छोड़कर गए। मोदी जी ने 8 साल में 11 नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। जी, तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। और अब अगली खबर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के सलोनी में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश और राज्य में जो काम 75 सालों में नहीं हुआ, वो काम डबल इंजन की सरकार ने केवल 8 सालों में ही करके दिखाया है।
100 करोड़ रुपए की लागत से कल काम चल ही रहा है, जिससे तो पूरे क्षेत्र की भी समस्या का हल होगा। ये जो 70 वर्षों में कोई और नहीं कर पाया, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि पर्यटन की दृष्टि से हमीरपुर में काम किया जाए, जिससे यहां धार्मिक स्थलों का दर्शन करने आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो। हो, लैंडस्केपिंग हो, या कहीं पर और पत्थर वगैरह लगाने का काम हो, या फाउंटेन लगाने के काम भी हो, हम इसके और एडिशन क्या कर सकते हैं, चाहे वो शिवधाम हो या फिर कृष्ण धाम या मर्यादा पुरुषोत्तम धाम, राम धाम पर भी आप कुछ भी करना चाहें, एक उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, ताकि इनमें हम कुछ ना कुछ और ऐड करते जाएंगे। और अब अर्थव्यवस्था के मोर्चे से बड़ी खबर। जनवरी मार्च 2021 से जनवरी मार्च 2022 के बीच में कृषि को छोड़कर 9 चुनिंदा सेक्टरों में 10 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। पिछले साल की जनवरी मार्च तिमाही में इन 9 सेक्टर्स में 3.08 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था, वो रोजगार कर रहे थे। तो वहीं जनवरी मार्च 2022 को इन सेक्टरों में रोजगार पाने वालों की कुल संख्या 3.18 करोड़ हो गई है, यानी कि कुल बढ़त 10 लाख की देखने की मिली है। यह सर्वे उन इकाइयों की है जहां पर 10 या उससे ज्यादा कामगार काम करते हैं। इस सर्वे में कृषि क्षेत्र को छोड़कर 9 अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के चौथे दौर जनवरी मार्च 2022 पर रिपोर्ट आज श्रम मंत्रालय ने जारी कर दी। एग्रीकल्चर के अतिरिक्त 9 क्षेत्र हैं, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी है। इन सब क्षेत्रों में डिमांड कितनी बड़ी है। और ये सर्वे इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे है, जो संस्थागत रूप से 10 और उससे ज्यादा जहां पर एम्प्लॉय है। सो ये अर्थव्यवस्था के एक भाग का सर्वे है और उसका ट्रेंड ये दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे में भी रोजगार में वृद्धि हो रही है। अगली खबर, देश में मीडिया और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कई कदम उठा रहा है। इस बारे में और जानकारी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शिशिर सेलार ने। भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस वक्त अगर देखा जाए तो सूचना प्रसारण मंत्रालय कई कदम उठा रहा है, लेकिन इस कड़ी में कितना उसका प्रभावशाली उपयोग होगा, ये जानने के लिए खुद हमारे साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय प्रोचंद्र जी है। सबसे पहली बात तो आपने आज कहा कि सरकार जो है कई कदम उठा रही है कि ज़्यादातर जीडीपी बढ़े इस इंडस्ट्री का, क्या कदम होंगे वो? मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बड़े प्रभाव उसके ऊपर बड़ा कोविड का रहा और उसमें जो है लोग थिएटर्स में जाना कम हुआ, परंतु हमने ये देखा कि जो कंटेंट है, कंटेंट क्रिएशन पिछले 2 वर्ष में बढ़ा ही है, क्योंकि जो है लोगों ने थिएटर्स की जगह चाहे ओटीटी पे देखना शुरू किया, पर भारत में कंटेंट का प्रभुत्व बढ़ा है। फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस जो एनएफडीसी में है, उसका हम प्रारूप थोड़ा बदलना चाहते हैं और इन्वेस्ट इंडिया के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे। इन्वेस्ट इंडिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शुरू किया था। भारत में उद्योग को आकर्षित करने के लिए, और उसमें उन्हें बहुत सक्सेसफुल मिली है। इस वर्ष हमारा एफडीआई $100 बिलियन से अधिक होगा, जो कि एक रिकॉर्ड है। हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की सक्सेस हमें मीडिया एंटरटेनमेंट में भी मिले, तो इसलिए हम इन्वेस्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेंगे, जिससे कि हमारे को प्रोडक्शन टीटी बढ़े और बाहर के लोगों को हम आकर्षित कर सकें। इस संबंध में एक इंसेंटिव पॉलिसी हमने अनाउंस करी थी अभी जून में, कांस में माननीय मंत्री जी ने अनाउंस करी थी। तो उस पॉलिसी के अंतर्गत हमें अपेक्षा है कि बहुत लोग यहाँ पर आएंगे और नई फिल्में बनाएंगे, साथ ही एवीजीसी को भी उसमें प्रमोशन मिलेगा। वाल आपने जिस प्रकार से कहा कि इंडस्ट्री जो चाहती है कि जिस प्रकार सिनेमेटोग्राफ हो उसमें अमेंडमेंट हो, सरकार इस पर कार्य कर रही है। आपने ये भी कहा कि आने वाले विंटर सेशन में वो एक्ट जो है शायद टेबल किया जाएगा, क्या उसमें प्रावधान होंगे, किस प्रकार से इंडस्ट्री को फायदा होगा इसका? सिनेमेटोग्राफ एक्ट की चर्चा कई दिनों
दिनों से चालू है, पर कल मेरी एक उद्योग जगत से यहाँ के फिल्म उद्योग से बैठक हुई थी। उसमें हमने उसके जो प्रमुख प्रावधान है उस पर चर्चा करी और मुझे हर्ष है कि उद्योग ने उसका वेलकम किया और सराहना करी। और अब मुझे लगता है क्योंकि उद्योग और सरकार दोनों एक ही उस पे हैं, तो जो है हम इसको जल्दी ही इसको आगे ले जा पाएंगे। जैसे इसमें पहली बार प्रावधान लाया जाएगा एंटी पायरेसी का, जो कि आज तक इसमें सिनेमाटोग्राफ एक्ट में प्रावधान नहीं। साथ ही यूए के अंदर एज अप्रोप्रिएट कैटेगरीज, इस तरह के प्रावधान लाने का इसमें प्रस्ताव है। तो लगातार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कदम उठा रहा है मीडिया और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।